हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि हम लोग भारतीय संस्कारों के बारे में जानने वाले हैं। यानी मेरा मतलब ये है कि हम लोग संस्कृत के छठे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है भारतीय संस्कार। ठीक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और इस चैप्टर में हम लोग को बताया गया है कि भारतीयों के संस्कार क्या हैं, भारतीयों के संस्कार कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से संस्कार हैं और ये संस्कार कब कब किए जाते हैं। यानी अभी तक आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अपने भारतीय संस्कार कितने हैं। ठीक है, लेकिन भारतीय संस्कार हैं और अभी भी उस संस्कार को माना जाता है, उस संस्कार का पालन किया जाता है। तो इसी संस्कारों के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोग अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे जो है आपका संस्कृत का छठा चैप्टर जिसका नाम है भारतीय संस्कारा। तो भारतीय संस्कारा के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। ये अभी भारतीय संस्कार के बारे में बताया गया है। कह रहा है कि भारतीय संस्कृते अत्यंतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने इह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। करे कि भारतीय संस्कृति यानी भारतीय संस्कृति की अत्यंतम वैशिष्ट्यम विद्यते, भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है, विशेषता है। और यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते रहते हैं। अद्य संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूपे प्रयुज्यते किंतु संस्कृत रूप करणामिद भारत से व्यक्तित्व रचयति। करे कि आजकल अगर देखा जाए तो संस्कार शब्द का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ व्यंग्य के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। आजकल उतना कोई सीरियसली लेता नहीं अपने संस्कार को लेकर के, और ये बस एक मजाक के तौर पे प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्तित्व की रचना करता है। ठीक है, विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान् प्रति उन्मुखा जिज्ञासावश्च पाठ्येऽस्मिन् तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्वञ्च निरूपितम्। करेंगे विदेश में बसे भारतीय लोग संस्कारों के प्रति उन्मुख जिज्ञासु हैं। हालांकि भारत के लोग संस्कारों पे उतना ध्यान नहीं देते हैं, संस्कारों के बारे में उतना जानकारी रखना उचित नहीं समझते हैं। लेकिन जो विदेशों में भारतीय रह रहे हैं वे अपने संस्कारों को लेकर के जिज्ञासु हैं। उनकी इच्छा जगती है कि हमारे भारतीय संस्कार क्या हैं, उसको जानने की उनके अंदर इच्छा है और वे अपने संस्कारों को मानते भी हैं। ठीक है, इस पाठ में संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व निरूपित किए गए हैं। कौन कौन से संस्कार हैं, आइए यहां से जो है आपका स्टार्ट होता है। करेंगे भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वं धारयन् प्राचीन संस्कृतेर्भिज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते। करेंगे भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कारों का महत्व रहा है। ठीक है, करेंगे प्राचीन संस्कृतेर्भिज्ञानम संस्काराभ्यो जायते। कह रहा है कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान, ठीक है, प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कारों से ही होता है। अत्र ऋषिणाम कल्पनासीत यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणां पाठ आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानां सम्मेलनम च भवेत्। जो ऋषि महर्षि यहाँ के थे उन्होंने ऐसी कल्पना की थी कि जीवन में जो भी कभी मुख्य अवसर आए, ठीक है, आजकल तो मुख्य अवसर आता है तो केक काटते हैं लोग, नहीं, ये एक नया फैशन चल दिया है कि कुछ भी नया हो रहा है, कुछ भी अच्छा हो रहा है तो लोग केक काटते हैं, वाह भाई। ठीक है, लेकिन ऋषियों ने ऐसी कल्पना की थी कि आपके जीवन में अगर कभी मुख्य अवसर आ रहे हैं, कुछ अच्छे अवसर आ रहे हैं, तो उस शुभ अवसर पर वेद मंत्रों का पाठ हो, वेद मंत्रों का उच्चारण हो, सभी सदस्य गण आपस में मिलें और सभी बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त हो। ठीक है, तत्सर्वम संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवति। और ये सब कैसे संभव हो सकता है, तो ये सब संस्कारों के अनुष्ठान से ही संभव हो सकता है। एवं संस्कारा महत्वं धारयन्ति किंच संस्कारस्य मौलिकः अर्थः परिमार्जन स्वरूप गुणाधान रूपश्च न विस्मर्यते। अतः संस्कारा मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानं कुर्वन्ति। करे कि इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ क्या होता है? संस्कार का मौलिक अर्थ होता है शुद्ध होना। ठीक है, शुद्ध होना और गुणों को ग्रहण करना। संस्कार का मतलब ये होता है कि शुद्ध होना,
और गुणों को ग्रहण करना। रूप को नहीं भूलना चाहिए, इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम से शुद्ध करने में, दोषों को दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। जो संस्कार होता है ये हमें दोषों से दूर करने में और गुणों को ग्रहण करने में हमारी मदद करता है, योगदान करता है और हमें शुद्ध करता है। संस्काराः प्रायेण पंचविधा सन्ति। जन्म पूर्वाश्रयः, शैशवाक्षट, शैक्षणिका पंचः, गृहस्थ संस्कारः, विवाह रूपः एकः, मरणोपरांतः संस्कारश्चैकः। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहीं से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो आता है कि संस्कार प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। अगर संस्कार का प्राय पूछा जाए, प्रायः प्रकार पूछा जाए कि कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका 5 प्रकार के होते हैं। संस्कार कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। करे जन्म से पूर्व 3, जन्म से पूर्व 3, ठीक है। जन्म से पूर्व जो होते हैं 3 संस्कार होते हैं। शैशवावस्था में, यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे अलग से लिखते हैं। आपके संस्कार के प्रकार कितने हैं? संस्कार के प्रकार आपके जो हैं 5 प्रकार के संस्कार होते हैं जन्म से पहले, ठीक है। जन्म से पहले, जन्म से पूर्व का रहा है तो जन्म से पहले हो जाएगा। तो ये 3 संस्कार होते हैं और ये आपका पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार आपका होता है शैशवावस्था में, ठीक है, शैशवावस्था में। तो शैशवावस्था में आपका 6 संस्कार होते हैं। एक आता है आपका शिक्षावस्था। शिक्षावस्था में आपके 5 संस्कार होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 5 संस्कार होते हैं। और इसके बाद एक होता है आपका विवाह संस्कार, ठीक है। विवाह में 1 संस्कार होता है, मतलब गृहस्थ संस्कार भी कह सकते हैं इसे। और इसके बाद 5वां आता है मरने के बाद। मरने के बाद, मरने के बाद आपका 1 संस्कार होता है। कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 6, 3, 9, 5, 14, 15, 16, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संस्कार कितने हैं, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कुल संस्कार कितने हैं तो कुल संस्कार 16 हैं। संस्कार कितने प्रकार के हैं? तो 5 प्रकार के हैं, ठीक है। 5 प्रकार के 16 संस्कार हैं। अब ध्यान दीजिएगा, एवं 16 संस्कार भवन्ति, यानी कि एवं 16 संस्कार होते हैं। जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भाधानम पुंसवन सीमंतोन्नयनम चेति त्रयो भवन्ति। और जन्म से पहले, जन्म से पूर्व की जो 3 संस्कार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है गर्भाधानम। जब औरत या महिला पहली बार गर्भवती होती है तो उस समय इस संस्कार को किया जाता है गर्भाधानम। पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ठीक है, यानी कि गोद भराई होती है। और इसके बाद सीमंतोन्नयन का मतलब होता है कि उस बच्चे के अंदर में कुछ संस्कारों का रोपण किया जाता है, ठीक है। बच्चा अभी पेट में है लेकिन फिर भी उसका क्या किया जाता है? संस्कारों का रोपण किया जाता है उसके अंदर, कि बच्चा जो पैदा होगा वो संस्कारी हो, ठीक है। तो ये आपके जन्म से पहले के 3 संस्कार हो गए। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कार रोपणम गर्भवत्याश्च प्रसन्नता चेति प्रायोजनम कल्पिमस्ति। तो कह रहे हैं कि एक तो गर्भावस्था में जब पहली बार गर्भवती होती है औरतें, उस समय उसकी गर्भ की रक्षा के लिए, दूसरा संस्कार गर्भवती की रक्षा के लिए, और तीसरा उस गर्भ में संस्कारों का रोपण करने के लिए ये 3 संस्कार होते हैं। शैशव संस्कारेषु जात कर्म नामकरणम निष्क्रमण अन्नप्राशनम चूड़ाकर्म कर्णवेधेति कर्मसो भवन्ति। शैशवावस्था में आपके 6 संस्कार होते हैं। सबसे पहला आता है जात कर्म, ठीक है। जात कर्म का मतलब समझ रहे हो? जब बच्चा पैदा होता है तो उसको नहलाया जाता है, ठीक है, नहलाया धुलाया जाता है, उसको साफ सफाई किया जाता है। आपका सबसे पहला संस्कार जात कर्म में आएगा। दूसरा आपका होता है नामकरण, उसका नामकरण किया जाता है। अब तो कुछ कुछ नाम रख दिया जाता है। अब तो बच्चा पैदा होता है तो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पर लोग पोस्ट डाल देते हैं कि कोई नाम आप लोग सुझाव दें, हम अपने बेटे का नाम रखना चाहते हैं। बताओ, पहले पंडितों को बुला करके, ठीक है, और उसका नामकरण किया जाता था, उसकी कुंडली के अनुसार उसका नामकरण होता था,
ठीक है। तो नामकरण आपका दूसरा संस्कार। निष्क्रमण मतलब कि घर से पहली बार जब बाहर निकलता था बच्चा, घर से जब पहली बार बाहर निकाला जाता था, उस संस्कार को निष्क्रमण संस्कार बोला जाता है। इसके बाद पहली बार उस बच्चे को भोजन जब खिलाया जाता है तो अन्नप्राशन संस्कार उसे बुलाया जाता है। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म मतलब उसको टकला किया जाता है, उसके बाल पहली बार जो है उसका मुंडन होता है, ये चूड़ाकर्म संस्कार होता है। और इसके बाद आपका होता है कर्ण भेदेष्टि, यानी कि उसके कर्ण को बेधा जाता है, कानों को छेदा जाता है, ये आपका संस्कार। और ये 6 संस्कार आपके शैशवावस्था में होते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा के शांत यहाँ पे समावर्त होगा, समावर्तन चेति संस्काराः प्रकल्पिता अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभ्यते। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे शिक्षा संस्कार में सबसे पहले आता है अक्षरारंभ, ठीक है, अक्षरारंभ। इसके बाद उपनयन संस्कार, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन संस्कार, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें कटा हुआ लग रहा है, कुछ लाइन यहाँ पे मिस्टेक कटा हुआ है, ठीक है। इसको आप लोग बुक से मिला लीजिएगा, कुछ हमें लगता है यहाँ पे कट गया है। हाँ तो हम आपको बता दें शिक्षा संस्कार आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं। एक होता है अक्षरारंभ, एक होता है उपनयन, एक होता है वेदारंभ, एक होता है केशांत और एक होता है समावर्तन। अक्षरारंभ में बच्चा जो है पहली बार पढ़ाई स्टार्ट करता है, पढ़ना लिखना स्टार्ट करता है, गुरु के यहाँ ज्ञान लेना स्टार्ट करता है। तो सबसे पहले अक्षरों का आरंभ करता है, अक्षरों को सीखना शुरू करता है और यह आपका अक्षरारंभ होता है। इसके बाद उपनयन संस्कार, उपनयन का मतलब अपने गुरु के पास जाता है। पहले के जो ब्रह्मचारी होते थे, पहले छात्रों को ब्रह्मचारी ही कहा जाता था। तो पहले जो सिस्टम हुआ करता था, अब तो लड़के धीरे धीरे एडमिशन हो जाता है इस कॉलेज में, इस स्कूल में, है ना, छोटे बच्चों में ही, छोटे छोटे अभी बच्चे हैं, नर्सरी में LKG में एडमिशन हो जाता है, चले जाओ इंग्लिश मीडियम पढ़ने के लिए। ऐसा पहले नहीं था। पहले बच्चा अक्षरारंभ करता था, अक्षरों को लिखना, अक्षरों को जानना सीखता था और इसके बाद वह अपने गुरु के यहाँ चला जाता था। अब गुरु के यहाँ ही रहना होता था, गुरु के यहाँ रह करके पढ़ाई करनी होती थी। वहां पे गुरु के यहाँ जब जाया जाता है, ठीक है, उसे बुलाया जाता है उपनयन संस्कार। और गुरु के यहाँ जब जाता है तो गुरु उसे वेदों को पढ़ना आरंभ करते हैं, वेदों के बारे में ज्ञान देना आरंभ करते हैं। तो उसे हम लोग बोलते हैं तीसरा संस्कार वेदारंभ। वेदारंभ के बाद, ठीक है, वेदारंभ के बाद उसका केशांत होता है, यानी कि मुंडन होता है। पहला क्षौर कर्म हम उसे बोलते हैं, पहला क्षौर कर्म कहा गया है उसे। केशांत संस्कार होता है, यानी शरीर के सभी बालों को एक बार मुंडन किया जाता है, यानी बाल के, ठीक है, दाढ़ी, मूछें, मतलब हर जगह के जो बाल हैं उसको उतारा जाता है। पहली बार जो क्षौर कर्म होता है, पहली बार जो हजामत बनता है कहें, उसे हम लोग केशांत संस्कार कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, केशांत संस्कार को हम लोग गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं, गोदान संस्कार के नाम से भी जानते हैं। अब गोदान संस्कार से क्यों जानते हैं? क्योंकि केशांत संस्कार में गोदान का महत्व है। सबसे जो मुख्य कर्म होता है वो गोदान होता है, इसीलिए कहीं कहीं पे किसी किसी ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम गोदान संस्कार भी मिलता है। इसके बाद समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार का मतलब कि सारे जो पढ़ाई है, वेद हो गए, पुराण हो गए, उपनिषद, जितनी गुरु शिक्षा देना चाहते थे, जब गुरु शिक्षा दे देते हैं, शिक्षा पूरा हो जाता है, तो वह बच्चा अब गुरु के यहाँ से आशीर्वाद लेकर के अपने घर को प्रवेश करता है, यानी कि घर को जाता है। अब वहां पे शिक्षा पूरी हुई, अब आप गृहस्थ जीवन में जाने के लिए तैयार हैं, अब आप विवाह के योग्य हो गए हैं। तो वहां से बच्चा जो है गुरु का आदेश लेकर के, गुरु का उपदेश लेकर के घर वापस आता है, उसी को समावर्तन संस्कार बोला जाता है, ठीक है। तत्र शिक्षा नियमान पालयन अध्ययनम करोति ते नियमा ब्रह्मचर्य व्रते समाविष्टा प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते स्म। अभी मैंने जो बताया हुआ है यही सब बात है। पहले के प्राचीन काल में शिष्यों को ब्रह्मचारी कहा जाता था। गुरु गृहे एक वह शिष्य वेदारंभ करोति स्म, और गुरु के घर में शिष्य जो होते हैं वेद आरंभ करते हैं, वेदों का पढ़ना आरंभ करते हैं। इसके बाद वेदानाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यते स्म केशांत संस्कारे गुरु गृहे एवं शिष्यस्य प्रथम क्षौर कर्म भवति स्म। गुरु के घर में
सबसे पहला बार जो क्षौर कर्म होता है उसे केशांत संस्कार के नाम से जाना जाता है। अत्र गोदानम मुख्यम कर्मम, और इस संस्कार में गोदान मुख्य कर्म होता है। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरम गोदान संस्कारो अपि लभ्यते, और इसीलिए किसी किसी ग्रंथों में, साहित्य के कहीं कहीं ग्रंथों में केशांत संस्कार का नाम गोदान संस्कार के नाम से भी मिलता है। ठीक है। करे कि समा कितना मिस्टेक है, समावर्तन होगा। समावर्तन संस्कार उद्देश्यम शिष्यस्य गुरुगृहात् गृहस्थ जीवन प्रवेश। अब समावर्तन संस्कार का सबसे मुख्य जो कर्म होता है क्या होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि आपकी शिक्षा समाप्त हुई, अब आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, अब आप विवाह कर सकते हैं। शिक्षावसाने यानी शिक्षा के बाद में गुरु शिष्यान उपदिश्य गृहम प्रेषयति, इसके बाद शिक्षा के बाद जो गुरु होते हैं वो शिष्यों को उपदेश दे करके उसके घर भेजते हैं। उपदेशेषु प्रायण जीवनस्य धर्मः प्रतिपाद्यन्ते, और उपदेश में बताया जाता है अपने जीवन में आपको क्या करना है, अपने जीवन से संबंधित कुछ बातें बताई जाती है कि आप अपने धर्म की रक्षा करें, हमेशा सत्य बोलें, धर्मचर्या, ठीक है, धर्म का पालन करें, ठीक है, सत्य बोलें, धर्म का पालन करें। स्वाध्याय मानमा प्रमदः इत्यादि विवाह संस्कार पूर्वकमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवनम प्रविशति, और इसके बाद जब शिक्षा संस्कार खत्म होता है इसके बाद होता है विवाह संस्कार। विवाह में एक ही संस्कार होता है, हालांकि उसमें अलग अलग कर्म होते हैं। संस्कार एक ही, आप लोग कहिएगा कि विवाह में तो बहुत सारा काम होता है, लेकिन संस्कार एक ही है, विवाह संस्कार, उसमें अलग अलग कर्म होते हैं। ठीक है, सप्तपदी कर्म होते हैं। तो इसके बाद जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह पवित्र संस्कार मतः यत्र नाना विधानि कर्म कांडानि भवन्ति, और विवाह जो है एक पवित्र संस्कार है, और विवाह संस्कार में बहुत सारे जो है नाना विधि यानी अनेकों प्रकार के कर्म कांड होते हैं। कर्म भी होते हैं, कांड भी होते हैं। ठीक है, हाँ, तो कर्म और कांड को अलग अलग मत पढ़िएगा, नहीं तो एक कर्म भी हो जाएगा एक कांड भी हो जाएगा, जो आजकल होता है। इसको एक साथ पढ़िएगा, कर्म कांड होते हैं। तेषु वाग्दानम मंडप निर्माणम वधु गृहे वर पक्षस्य स्वागतम वरवध्यो परस्परम निरीक्षणम कन्यादानम अग्नि स्थापनम पाणी ग्रहणम लाजा होम सप्तपदी सिंदूर दानम इत्यादि। यानी विवाह में क्या क्या होता है ये तो अब आप लोगों से छुपा थोड़ी है, आप लोग तो बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे इस बात को कि विवाह में सबसे पहले वाग्दानम होता है, यानी कि वचन दिया जाता है। जो लड़की के जो पिता हैं वो वचन देते हैं कि हम अपनी लड़की के विवाह आपके लड़के के साथ करना चाहते हैं, और ये मैं वचन देता हूं कि मेरी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। और बेटे वाले जो लड़के के पिता हैं वो भी वचन देते हैं कि आपकी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी, ऐसा हम वचन देते हैं। होता है ना। हाँ, आजकल तो बस लेने देन में बात खत्म हो जाता है, उसमें ज्यादा वचन दिया नहीं जाता। लेन देन हो गया तो समझो हो गया वचन ना। वागदान के बाद क्या होता है, मंडप का निर्माण होता है। मंडप मतलब माड़ो, देखे हो माड़ो, हाँ, ऐसे बांस का माड़ो होता है। कौ बांस लगता है वो पता है किसी को? है, मंडप निर्माण होता है, माड़ो का निर्माण होता है ना, मड़वान बोलते हैं हम लोग, मड़वान होता है। इसके बाद वधु गृह वर पक्ष से स्वागतम, इसके बाद वधु गृह यानी कि जो लड़की है, जो दुल्हन है, उसके द्वार पे जब बारात आती है तो उनका स्वागत किया जाता है, द्वार पूजा किया जाता है। इसके बाद वर वधु परस्परम निरीक्षणम, इसके बाद स्टेज पर दुल्हा और दुल्हन एक साथ बैठते हैं और सभी लोग उनको देखते हैं, निरीक्षण करते हैं दुल्हा और दुल्हन को। इसके बाद कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, और इसके बाद पाणी ग्रहणम होता है। ठीक है, 7 फेरी होता है, 7 फेरे लिए जाते हैं। लाजा होम होता है, हवन होते हैं, और सप्तपदी क्रियाएं होती हैं। इसके बाद सिंदूरदान होता है। यानी इतने सारे कार्य जो होते हैं विवाह संस्कार में होते हैं। ठीक है, अब ये तो आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे हम। सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारास्य प्रायेण आयोजनम भवति। कह रहे हैं कि लगभग अगर देखा जाए तो सभी जगह, लगभग सभी जगह एक ही प्रकार से विवाह संपन्न होते हैं, और तदंतरम गर्भाधानादाय संस्काराः पुनरावर्तते हैं जीवन चक्रम च भ्रमति। और यहाँ से जब विवाह संस्कार समाप्त हो जाता है तो जब विवाह होगा तो फिर से औरत जो है फिर से गर्भवती होगी, और फिर वहां से शुरू हो जाएगा कौन सा कार्य,
जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं आपके, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। तो फिर वहां से यह चक्र शुरू हो जाता है, ठीक है। और मरण अनंतरम, ये क्या लिखा है, मरणाद अनंतरम अंत्येष्टि संस्कारः अनुष्ठिष्यते एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण मुपादानम संस्कार इति। कह रहे हैं कि अब विवाह संस्कार के बाद फिर से जो चक्र चलता है, ठीक है, लेकिन जो विवाह करते हैं, यानी कि विवाह करने के बाद अब फिर से जीवन चक्र उनका थोड़ी चलता है, उनके बेटे का चलता है। अब औरत जो गर्भवती होगी उसके बेटे को जन्म देगी ना, इनका थोड़े देगी, तो पहले से ही है। तो अब ये होता है, ये तो हो गया अभी तक के संस्कार। अब इसके सबसे अंत में जो संस्कार होता है वो मरने के बाद होता है, और उसे हम लोग अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। यानी कि मरने के बाद आप लोगों ने देखा होगा दाह संस्कार किया जाता है, तो उसी को अंत्येष्टि संस्कार बोला जाता है। और अंत्येष्टि संस्कार के बाद उसमें भी बहुत सारे काम होते हैं ना, 10वां होता है, 12वीं होती है, 13वीं होती है, कपार छिलाता है एकदम, मुंडन होता है, पूरी बुनिया बटता है, तो बहुत सारे काम होते हैं उसमें। लेकिन जो संस्कार होता है एक ही होता है, विवाह में एक संस्कार, मरने के बाद एक संस्कार, ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत ये संस्कार है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से सभी संस्कारों को समझ गए होंगे। आप लोग याद रखेंगे, अगर संस्कारों के प्रकार पूछा जाए तो संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। अगर कुल संस्कार पूछा जाए, ठीक है, कुल संस्कार पूछा जाए तो कुल 16 संस्कार होते हैं। जन्म से पहले 3 होता है, और शैशवावस्था में 6 होते हैं, शिक्षा अवस्था में 5 होते हैं, विवाह में 1 होता है, और मरने के बाद 1 संस्कार होते हैं। तो इस प्रकार आपके कुल 16 संस्कार होते हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर आपका होता है कंप्लीट। और उम्मीद करते हैं सारी चीज आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल हम आप लोगों से लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।